नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो कि यूपी कांस्टेबल पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, तो सभी प्रश्न को एक बार जरूर देखिएगा। यदि किसी भी प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा, और इसी तरह का वीडियो प्राप्त करने के लिए जीके स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके उसके बेल का आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न देखने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन ग्रंथ का पांचवा वेद भी कहा जाता है। निम्न में से किसे प्राचीन ग्रंथ का पांचवा वेद कहा जाता है दोस्तों, बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, भगवत गीता को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भगवत गीता को पांचवा ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर 2 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने संस्कृत नाटक मुद्राक्षक लिखा था। बताइएगा दोस्तों, निम्न में से किसने संस्कृत नामक मुद्राक्षक लिखा था दोस्तों, बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, विशाखादत्त हो जाएगा। कौन, विशाखादत्त, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, महाभारत का मूल नाम क्या है दोस्तों। बताइएगा महाभारत का मूल नाम जो है वह क्या है दोस्तों। तो बिल्कुल महाभारत का मूल नाम जो है जय संहिता के नाम से भी जानते हैं, यानी जय संहिता हो जाएगा मूल नाम, ऑप्शन सी के साथ जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्यभट्टयम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखा था। आर्यभट्टयम नामक पुस्तक जो था आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखा था दोस्तों। तो बिल्कुल आर्यभट्टयम जो है एक पुस्तक है, एक बुक है, जिसे किसने लिखा है दोस्तों, तो आर्यभट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है, आर्यभट्ट ने लिखा है। और किस भाषा में लिखा है दोस्तों, तो बिल्कुल संस्कृत भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है दोस्तों, आर्यभट्टयम जो लिखा गया है वह संस्कृत भाषा, ऑप्शन डी हो जाएगा यह इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी जो है वह बंगाल के किस राजा को पराजित किया था दोस्तों, बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। लक्ष्मण सेन को पराजित किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो कोई भी एग्जाम के लिए एक बार इसे जरूर देख लीजिएगा। काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। बताइएगा दोस्तों, काकतीय राजवंश का अंत जो है वह किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल काकतीय राजवंश का जो है अंत किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, किसके द्वारा हटाया गया था। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका दिल्ली सल्तनत के द्वारा हटाया गया था। किसके द्वारा, दिल्ली सल्तनत के द्वारा अंत किया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन सा था। लगभग 84 वर्षों तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम जो था वो कौन था दोस्तों, तो बिल्कुल गुलाम वंश था। कौन था दोस्तों, गुलाम वंश था। गुलाम वंश कहे तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसने 84 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न देखने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था दोस्तों। घाघरा का युद्ध वर्ष था जिसमें लड़ा गया था। कौन सा वर्ष था दोस्तों, घाघरा का युद्ध जिस समय लड़ा गया था वह कौन सा वर्ष था, बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न के लिए जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1529 ईस्वी में 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था, यानी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर है, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा कराया गया था। निम्न में से किसका निर्माण जो है मुगल के सम्राट शाहजहां के द्वारा कराया गया था दोस्तों, बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा कराया गया जो मस्जिद था वो आपका जामा मस्जिद था। कहाँ पे, कौन था दोस्तों, जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जामा मस्जिद शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर है। 10 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है दोस्तों। बताइएगा मध्य प्रदेश में कौन सा स्मारक स्थित नहीं है, इसमें से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है दोस्तों। तो बिल्कुल जंजीरा का किला जो है आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, यानी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, यूपी कांस्टेबल पुलिस, बिहार कांस्टेबल पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए सभी प्रश्न को एक बार जरूर देखिएगा।
ने मर्म किसे कहा है, बताइएगा दोस्तों, कबीर ने मर्म किसे कहा है दोस्तों। तो बिल्कुल कबीर ने मर्म कहा है हास्य को। किसे कहा दोस्तों, हास्य को कबीर ने मर्म कहा है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था दोस्तों। अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था दोस्तों, बताइएगा वर्धमान का राजा कौन था। तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका तेज चंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तेज चंद्र हो जाएगा। उस समय वर्धमान का राजा जो था आपका तेज चंद्र था। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी जो शुरू की गई थी वह किस राज्य में शुरू की गई थी दोस्तों, बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल 13 नंबर प्रश्न है, और 13 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। कहाँ पे किया गया था दोस्तों, तो महाराष्ट्र में किया गया था। ऑप्शन ए के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, डैश में से शुरू की नई राजस्व प्रणाली की रैयतवारी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है दोस्तों। बताइएगा कि किसके राजस्व प्रणाली को रैयतवारी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। बताइएगा दोस्तों, किसके राजस्व प्रणाली को रैयतवारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है दोस्तों। सही जवाब क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह बम्बई डेक्कन को। किसका, बम्बई डेक्कन को। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, 1793 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्ती को लागू की गई थी। 1793 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्ती जो है आपका लागू की गई थी दोस्तों, बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। किसके समय दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज्य था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था, और दादाजी नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी दोस्तों, बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, कलकत्ता के अधिवेशन में 1906 ईस्वी में किया गया था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर 17 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में सबसे पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था दोस्तों, बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल 1911 में गाया गया था। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है, 1893 ईस्वी में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। 1893 ईस्वी में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों, तो बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जी थे। कौन थे दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन ए के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों, बेलूर की मठ कहाँ पे स्थित है। बेलूर मठ जो है वह कहाँ पर है दोस्तों, बताइएगा बेलूर मठ कहाँ पे है। तो बिल्कुल बेलूर मठ जो है आपका पश्चिम बंगाल में है। बेलूर मठ जो है पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न का, और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया था। रामकृष्ण मिशन जो है वह किसके द्वारा गठित किया गया था दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। किसके, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का, और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर है, इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का सह संस्थापक थे। बताइएगा इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी के मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी चित्तरंजन दास थे। कौन थे दोस्तों, चित्तरंजन दास जी थे, यानी 21 नंबर प्रश्न है, और 21 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वही बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना जो की गई थी वह किस वर्ष की गई थी दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1923 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वही बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न का। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्न को देखिएगा और बताइएगा लास्ट में कि कितना प्रश्न आप कमेंट के माध्यम से सही कर पाए हैं दोस्तों।
1922 ईस्वी में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? 1922 ईस्वी में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण क्या था दोस्तों? तो वह कारण था आपका कि भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था। ठीक है दोस्तों, क्या कर दिया था? आग लगा दिया था, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी वापस ले लिए थे। यानी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न का, और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा खिलाफत आंदोलन के किया गया था। कौन था दोस्तों? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन डी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। वही बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर है, भारत के संविधान में के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में असंगत कथन को चिन्हित करना है। भारत के संविधान में परिप्रेक्ष्य दिए गए कथनों में से असंगत जो कथन है उनको चिन्हित करना है, वह कौन सा है दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यह एक जो है वैधानिक दस्तावेज नहीं है, वैधानिक दस्तावेज नहीं है। ठीक है दोस्तों, यही आपका असंगत है। असंगत ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कभी काफ़ी महत्वपूर्ण है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह प्रश्न। ठीक है दोस्तों, किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था? किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण का संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत रखा गया था। यानी 1946 ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों क्या है कि भारतीय संविधान सभा पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था दोस्तों? भारतीय संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन जो हुआ था वह कब हुआ था दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1946 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत का सर्वोच्च कानून जो माना जाता है वो किसे माना जाता है दोस्तों? संविधान, जनतंत्र को, अम्बेडकर शिक्षा को, धर्मनिरपेक्षता को, या भारतीय संविधान को? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भारतीय संविधान को भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में डैश में पेश किया था? कब किया गया था दोस्तों? तो पहला लोकपाल विधेयक जो है भारत के संसद में कब पेश किया गया था? तो 1968 ईस्वी में पेश किया गया था। कब? 1968 ईस्वी में पेश किया गया था। ऑप्शन सी के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? किसकी आयु जो सर्वाधिक थी जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर शपथ लेने के समय था? तो बिल्कुल इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका मोरारजी देसाई। ठीक है दोस्तों, क्या मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री के लिए शपथ ले रहे थे तो उनका जो एज था वह सर्वाधिक था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न का। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 33 नंबर है। 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण लगता है? किस अवसर पर चंद्र ग्रहण लगता है दोस्तों? तो चंद्र ग्रहण जो लगता है वो आपका पूर्णिमा के दिन लगता है। पूर्णिमा का दिन चंद्र ग्रहण लगता है और अमावस्या के दिन आपका सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण और अमावस्या के दिन पूर्णिमा लगता है। याद रखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यूरेनस ग्रह की खोज किसने किया था? यूरेनस ग्रह की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल यूरेनस ग्रह की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे सर विलियम हर्शल थे। ठीक है दोस्तों, सर विलियम हर्शल थे। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर, और सर विलियम हर्शल थे। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 35 नंबर है, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है? किस ग्रह के चंद्रमा का नाम गैनीमीड है दोस्तों? तो बिल्कुल बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा का नाम जो है वह गैनीमीड है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बताइएगा किन दो ग्रहों के पास कोई चांद नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है? चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का नाम है? अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो जो है वह क्या है दोस्तों? बताइएगा किलिमंजारो क्या है?
तो बिल्कुल किलिमंजारो जो है आपका क्या है दोस्तों, ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है दोस्तों, किलिमंजारो एक जो ज्वालामुखी पर्वत है वो कहाँ पे है दोस्तों, तो अफ्रीका में है। कहाँ पे है, अफ्रीका में है। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वह कौन सा है दोस्तों, बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, VVI प्रश्न है, कई एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा सुपीरियर झील हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सुपीरियर झील हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वह सुपीरियर झील है। वह किस देश में है दोस्तों, किस देश में है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सुपीरियर झील जो है वह किस देश में पड़ता है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों 38 नंबर है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील जो है वह कौन सी है दोस्तों, तो बिल्कुल विश्व की सबसे जो गहरी झील है आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बैकाल झील है। कौन सा है दोस्तों, बैकाल झील। ऑप्शन ए के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का, और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों पटाखा किस देश की मुद्रा है? पटाखा जो है वो किस देश की मुद्रा है दोस्तों, बताइएगा सही जवाब। तो बिल्कुल पटाखा जो है मकाऊ का मुद्रा है। किसका है दोस्तों, पटाखा जो है मकाऊ का मुद्रा है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक चैनल को पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है हर कंपटीटिव एग्जाम के लिए। फिलहाल में सामने जो है यूपी कांस्टेबल पुलिस और BSCC बिहार SSC इस सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। बात करते हैं कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी थी? निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी जो थी वो कौन थी दोस्तों, तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका प्रीटोरिया थी। प्रीटोरिया थी, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। वही बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है दोस्तों जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी थी? जापान की राष्ट्रीय पोशाक जो है वो कौन सा है दोस्तों, तो बिल्कुल जापान का राष्ट्रीय पोशाक जो है आपका सही जवाब जो हो जाएगा आपका किमोनो है। कौन सा है दोस्तों, किमोनो है। किमोनो ऑप्शन डी के साथ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय संघ का आधिकारिक मुद्रा कौन सा है? यूरोपीय संघ का आधिकारिक मुद्रा जो है वह कौन सा है दोस्तों, तो बिल्कुल यूरोपीय संघ का आधिकारिक मुद्रा जो है आपका यूरो है। यूरो जो मुद्रा है वह काफ़ी यूरोपीय संघ का आधिकारिक मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं 44 नंबर प्रश्न है, और 44 नंबर प्रश्न का क्या है दोस्तों, फ्रांस की आधिकारिक शहर कौन सा है? फ्रांस की आधिकारिक शहर जो है आपका कौन सा है दोस्तों, तो बिल्कुल फ्रांस का आधिकारिक शहर जो है आपका पेरिस है। पेरिस ऑप्शन ए के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सरकार जो है कौन सा लिंग है, बताइएगा। सरकार जो है वह कौन सा लिंग है, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा सरकार जो है आपका स्त्रीलिंग है। कौन सा है दोस्तों, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग है, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। बात करते हैं अगला प्रश्न, और 46 नंबर प्रश्न है, कोलंबो किस देश की राजधानी है? कोलंबो जो है वो किस देश की राजधानी थी? ठीक है दोस्तों, बताइएगा। तो कोलंबो जो थी श्रीलंका की राजधानी थी, जबकि अब हो गया है जयवर्धन कोटे हो गया है। कौन सा, जयवर्धन कोटे हो गया है। जयवर्धन कोटे हो गया है, श्रीलंका की राजधानी पहले कोलंबो था। ठीक है दोस्तों, चलिए यानी इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का, और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है? बेलारूस की राजधानी कौन सी है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो है बेलारूस की राजधानी जो है आपका मिन्स्क है। कौन सा दोस्तों, मिन्स्क है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, ऑप्शन ए के साथ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का, और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 48 नंबर प्रश्न है। 48 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, 48 नंबर प्रश्न जो कहता है, भारत का पहला परमाणु स्टेशन कब स्थापित किया गया था? भारत का पहला परमाणु स्टेशन जो स्थापित किया गया था वह कब किया गया था दोस्तों, तो बिल्कुल 1969 में किया गया था। 1969 का है तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संलग्न कहाँ पे स्थापित किया गया था? भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संलग्न जो स्थापित किया गया था वह कहाँ पे स्थापित किया गया था दोस्तों, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल तारापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल तारापुर हो जाएगा। तारापुर के साथ जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगला प्रश्न, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। अंतिम प्रश्न 50 नंबर कहता है, क्या कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन का मुख्य साधन क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था के गति देने वाले परिवहन का मुख्य साधन जो था क्या था दोस्तों, क्या है, तो बिल्कुल रेलवे है। कौन सा है दोस्तों, रेलवे है। रेलवे का है तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखे हैं महत्वपूर्ण लगभग 50 प्रश्न देखे हैं। 50 प्रश्नों में कितना प्रश्न आप सही कर पाए हैं कॉमेंट में बताइएगा। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्न को देख करके याद रखिएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट किसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। आज के लिए इतना ही। शाम में लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा, जो कि प्राचीन इतिहास से सेकंड वीडियो है, यानी पार्ट 2 वीडियो में
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों को लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।